एक सवाल और आया गेट में 2018 में पूछा गया। क्या सवाल है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना एनकाउंटर ड्यूरिंग फ्लडिंग इज डिजायरेबल फॉर इंक्रीजिंग ऑयल रिकवरी। मतलब कौन सा इनमें से वो मैकेनिज्म है जो कि क्या होगा, ऑयल की रिकवरी को बढ़ाने में काम आता है। तो क्या विस्कस फिंगरिंग ऑयल की रिकवरी को बढ़ाता है? नहीं, ये तो ऑयल की रिकवरी को घटा देता है। विस्कस फिंगरिंग होने से इनइफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट होता है, तो काफी क्वांटिटी ऑफ ऑयल रिजर्वायर में रह जाता है। ठीक है। फॉर्मेशन डैमेज होने से भी क्या होगा, रिकवरी कम होगी। बात समझ आ रही है? हम फॉर्मेशन डैमेज को हटाते हैं ताकि रिकवरी अच्छी हो। इंक्रीज इन मोबिलिटी रेशियो, ना, इंक्रीज इन मोबिलिटी रेशियो से भी क्या होगा, अगर मोबिलिटी रेशियो बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं विस्कस फिंगरिंग बढ़ेगी, तो उस वजह से क्या होगा, ये रिकवरी को कम करेगा। डिक्रीज इन कैपिलरी प्रेशर, यस, ये एक ऑप्शन है जो क्या करेगा, रिकवरी को बढ़ाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन क्या करेंगे, रिकवरी को कम करेंगे, और ये मेथड क्या करेगा, रिकवरी को बढ़ाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, डी। ठीक है, ये तीनों मेथड क्या कर रहे हैं, रिकवरी को कम कर रहे हैं। देखो दोस्तों, एक सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है, वापस से हम देखो कुछ वही बातें करने जा रहे हैं। क्या बातें करने जा रहे हैं, जो अभी मैंने आपको बोला एक बात, क्या कि फ्रैक्शनल फ्लो जो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो वो कहां से करोगे, वो आप इनिशियल वाटर सैचुरेशन से करोगे। ठीक है। अब वो हो सकता है इनिशियल वाटर सैचुरेशन कोनेट वाटर सैचुरेशन के बराबर हो, या आपका मूवेबल सैचुरेशन हो जहां वाटर की कोई फाइनाइट फ्रैक्शनल फ्लो हो। तो अब देखो इस पर्टिकुलर कर्व, ये कर्व मुझे दी हुई है। ठीक है, ये कर्व देखो, ये वाली कर्व मुझे दी है। ठीक है। अब इसमें प्यारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, क्योंकि काफ़ी लोग इसका कंसेप्ट नहीं समझते। ठीक है, काफ़ी लोग इसका कंसेप्ट नहीं समझते, इसीलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपके पास फ्रैक्शनल फ्लो कर्व दी हुई है, FW वर्सेस SW दिया हुआ है। ठीक है, उस समय बोला है इररेड्यूसिबल वाटर सैचुरेशन कितना है, SWIR कितना दिया हुआ है, 0.2। तो मतलब ये आपको एक इररेड्यूसिबल वाटर सैचुरेशन दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपको बोला है कि रेसिडुअल ऑयल सैचुरेशन कितना है, 0.3। मतलब SOR कितना दिया हुआ है, 0.3 दिया हुआ है। मतलब ये जो यहाँ पे कर्व एक तरीके से कट रहा है, ये आपका 0.7 है, तो ये 1 माइनस SOR वाली वैल्यू हो गई। मतलब मैक्सिमम वाटर सैचुरेशन यहाँ कितना है, 0.7 है। और क्या बोला है, इनिशियल वाटर सैचुरेशन जो कोर का है, या जब आप वाटर फ्लडिंग करने जा रहे हो तो इनिशियल वाटर सैचुरेशन कितना दिया हुआ है, 0.3। अब यहीं पे इसने खेल गया, ये क्या है, ये है 0.3, ये वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू है 0.3 की। मतलब आप जब वाटर फ्लडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो इनिशियली जब डिस्कवर हुआ था तब वो 0.2 पे था, लेकिन जब आप वाटर फ्लडिंग स्टार्ट करते हो तब उस समय वाटर सैचुरेशन कितना है, 0.3 है। और इस 0.3 पे आप देखो इस ऑयल की अपनी एक क्या है, एक फाइनाइट क्या है, FW है। यहाँ पे FW की एक वैल्यू दी हुई है, यस और नो, यस और नो, हाँ। तो यहाँ की एक वैल्यू आपकी दी हुई है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर फाइंड आउट द ब्रेक थ्रू सैचुरेशन एंड फ्रैक्शनल फ्लो ऑफ वाटर फ्लड, विच पॉइंट शुड बी यूज टू ड्रॉ टेंजेंट। अब बोल रहा है कि 1 2 3 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो टेंजेंट आप कहां से बनाओगे। तो हमने कहानी क्या सीखी थी, हमने सीखी थी कि हम टेंजेंट वहां से बनाएंगे जहां पे इनिशियल वाटर सैचुरेशन है। ठीक है, तो मैं 0.3 के पास आता हूं। अब एक समस्या क्या आती है कि मैं पॉइंट यहां से बनाऊं या मैं कर्व यहां से बनाऊं। तो अब मैंने आपको क्या बोला, टेंजेंट आपको कहां से ड्रॉ करना है, पॉइंट आपको कहां से लेना है, ये कर्व है, इस कर्व से आपको टेंजेंट लेना है। मतलब आप टेंजेंट क्या करोगे, आप इस कर्व से ड्रॉ करोगे, टेंजेंट यहां से ड्रॉ करोगे, तो कहां, यहीं पे कहीं पे कुछ काटते हुए कर्व निकल जाएगी। बस में आ रही है। तो आपका जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, 4 हो गया आंसर। तो आपको टेंजेंट कहां से ड्रॉ करना है, आपको इनिशियल वाटर सैचुरेशन से लेना है। अब इनिशियल वाटर सैचुरेशन भी क्या हो गया, ये और ये हो गया, तो कहां से लूंगा, तो मैं लूंगा कहां से, जहां से मतलब जो कर्व में जो पॉइंट होगा। ठीक है, मैं टेंजेंट यहां से ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं टेंजेंट यहां से ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं टेंजेंट यहां से ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं टेंजेंट 4th पॉइंट से ड्रॉ करूंगा। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो आपको जानना जरूरी है। तो यहां क्या हो गया, हमारा एक क्वेश्चन हमने और देखा रिगार्डिंग इस पर्टिकुलर थियरी से या कंसेप्ट से रिलेटेड। ठीक है।
ये गेट 2018 में आया था, बहुत ही इजी टाइप का सवाल है, लेकिन कुछ बातें डिस्कस करके इसको हम खत्म करेंगे। देखते हैं CO2 फ्लडिंग, CO2 फॉर्म, मतलब CO2 फ्लडिंग की बात हो रही। CO2 फॉर्म आर यूज्ड फॉर इनहेंस ऑयल रिकवरी ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अच्छा, ये पूछ रहा है कि CO2 फ्लडिंग हम किन कारणों से करते हैं, ये कारण हमें बताने हैं। तो पहले It can be used for CO2 sequestration. Sequestration एक बहुत ही यूनिक टर्म है, बहुत ही यूजफुल टर्म है, इस पे काफी प्रोजेक्ट्स में इस काम कर रहे हैं। Sequestration बेसिकली क्या है? कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ CO2। बेसिकली आज के टाइम पे आप देखोगे कई बार CO2 sequestration की बातें होती हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन की परसेंटेज एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो क्या है कि CO2 का सिक्वेस्ट्रेशन हम करना चाहते हैं, मतलब हम इसको ट्रैप करना चाहते हैं। कहां से? एयर से, या जहां पे ये फ्री फॉर्म में है, प्लस हम इसको स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, ट्रैप और स्टोर करना चाहते हैं। तो क्या CO2 फ्लडिंग हम इसके लिए करते हैं? तो हाँ, करते हैं दोस्तों। हम चाहते हैं कि CO2 हमसे रिलीज हो जाए, तो it can be used for CO2 sequestration. Yes, you can trap CO2 from the atmosphere and you can deposit or keep it, store it in underground reservoirs. Replace oil and store CO2. तो obviously ये दोनों पर्पस यहाँ से सॉल्व होते हैं। पहला तो एक नंबर सही हो गया। CO2 can exist in form of a dense fluid at reservoir conditions. Yes, as compared to suppose other fluids, the density of CO2 is more than density of methane, या कह लो density of nitrogen. Correct? तो ये क्या है? It is denser fluid than other fluids. तो ये इसलिए कारण ये यूज होता है। As compared to suppose miscible gas स्प्रेडिंग करना है तो नाइट्रोजन या मीथेन से मैं इसको क्यों प्रेफर करूंगा? क्योंकि ये ज्यादा डेंसर है। डेंसर होने के कारण क्या होगा? डेल्टा रो कम हो जाएगा, जिसके कारण ग्रेविटी ओवरराइड या ग्रेविटी सेग्रीगेशन नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, CO2 कैन कन्वर्ट इनटू हाइड्रोकार्बन एट रिजर्वॉयर प्रेशर एंड टेम्परेचर। ना भाई, अगर ये होता तो हम सारे ऑयल को क्या CO2 को कन्वर्ट कर देते हैं ना हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब CO2 cannot be converted into hydrocarbons. Correct? Okay. Solidity of CO2 in oil is higher than that of nitrogen. Obviously, ये तो हमने देखा है कि CO2 is more soluble in oil than in water, but it is also more soluble than nitrogen than in water. In oil. तो बेसिकली CO2 की solubility क्या है? ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, क्योंकि CO2 जल्दी कम प्रेशर पे ही डिसॉल्व हो जाता है, इससे आपके रिजर्वायर ऑयल के साथ। तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन या मीथेन कह लो। तो आंसर क्या हो गया? 1, 2 और 4, ये 3 ऐसे ऑप्शन है जो कि सही आंसर हैं। तो 1, 2, 3 ये गलत हो गया, 1, 2, 4 ये सही हो गया, 2, 3, 4 गलत हो गया, 1, 3, 4 गलत हो गया, मतलब जहां 3 है वो गलत हो गया। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो ये तीनों क्या हो गया? गलत हो गए। तो सही क्या हो गया? बी आंसर मेरा सही हो गया। तो बहुत ही आसान सवाल था, आराम से सॉल्व किया जा सकता है। लल्लू सा सवाल है, 2018 में पूछा गया था। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट about the effect of steam stimulation in increasing oil production। मतलब steam इंजेक्शन करके हम ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, तो कौन सी बातें सही है? ठीक है, तो देखो रिडक्शन इन ऑयल विस्कोसिटी सही बात, इन सीटू कंबशन या स्टीम स्टिमुलेशन करके हम क्या करते हैं? रिडक्शन इन ऑयल विस्कोसिटी करते हैं ताकि वो क्या हो? ऑयल प्रोड्यूस हो। करेक्ट है। इंक्रीज द फॉर्मेशन डैमेज, नहीं, हम फॉर्मेशन डैमेज से हम क्या करेंगे? बढ़ेगा अगर, तो हमारा ऑयल प्रोडक्शन होगा नहीं, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। रिड्यूस इंटरफिशियल टेंशन, देखो अब यहाँ दोस्तों एक डाउट है कि इन सीटू कंबशन जैसे कहते हैं लोग कि आप थर्मल रिकवरी कर रहे हो तो रिडक्शन इन विस्कोसिटी होता है, इंटरफिशियल टेंशन कहाँ रिड्यूस हो रहा है? तो दोस्तों होता है। जब मैंने कहा कि इंटरफिशियल टेंशन रिड्यूस कैसे होता है, देखो बिकॉज ऑफ वेपोराइजिंग ड्राइव, बिकॉज ऑफ कंडेंसिंग ड्राइव, आप देखोगे इंटरफिशियल टेंशन भी आपका कम होगा, तो इंटरफिशियल टेंशन भी कम होता है। विस्कोसिटी बढ़ती है क्या? नहीं, विस्कोसिटी तो घटती है। तो आंसर क्या हो गया मेरे पास? 1 और 3, तो ओनली 1 2, ओनली 3 4, ओनली 1 3 3 4, ओनली 1 3। तो आंसर क्या हो गया? डी इज द राइट आंसर। तो बहुत ही आसान सवाल था, आराम से इसको हम कर सकते हैं।
सवाल है जो हम डिस्कस करते हैं, जो कि गेट 2018 में आया था, और ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है जो आपको आसानी से नंबर दे देगा। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन से ही हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, देखो कोई ज़्यादा कंसेप्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों, समझते हैं और देखते हैं कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक सैचुरेटेड स्टीम है एट 0.7 डिग्री ATM एंड 90 डिग्री सेल्सियस। मतलब स्टीम है तो मैं बोल देता हूँ प्रेशर ऑफ स्टीम कितना है 0.7 ATM, और टेम्परेचर ऑफ स्टीम दे रखा है 90 डिग्री सेल्सियस। मतलब स्टीम कहाँ है 90 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखो तुम बात करोगे दोस्तों कि सर 90 डिग्री सेल्सियस पे ये कैसे स्टीम बन गई 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो दोस्त वो तब होता है जब ये प्रेशर कितना है 1 ATM होता है। अगर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए आप देखते हो जब आप हाई एरियाज पे जाते हो, हिली एरियाज पे जाते हो, तो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि प्रेशर क्या होता है बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, टेम्परेचर के घटने पे बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो क्योंकि ये अभी सैचुरेटेड स्टीम कहाँ है 0.7 ATM प्रेशर पे है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम है। ये बात एक समझने लायक थी। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। सैचुरेटेड स्टीम है मेरे पास और वर्टिकल पाइपलाइन आउटसाइड डायमीटर, मतलब एक पाइप है, ठीक है, और उस पाइप का डाया दे दिया है मुझे कितना 2 सेंटीमीटर डाया है, याद रखना डायामीटर दिया है। ठीक है, और वो लेंथ इस पाइप की कितनी दे दी है 40 सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक है, और एवरेज कंडेंसेशन हो रहा है, मतलब ऑलरेडी स्टीम है उसको हम पानी में कन्वर्ट हो रही है, वो मतलब वो हीट लूज कर रही है। ठीक है, तो एवरेज कंडेंसेशन हीट ट्रांसफर ऑफ द ट्यूब इज, मतलब आप कह सकते हो कितना है हीट ऑफ कंडेंसेशन, आप कह लो कितना है 12000। W क्या है दोस्त, W है वॉट। ठीक है, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, अपॉन मास इनटू डिग्री केल्विन। ठीक है, ये हो गया। एंड आउटसाइड सरफेस टेम्परेचर ऑफ द, मतलब सरफेस टेम्परेचर का आउटसाइड जो टेम्परेचर है मेंटेन्ड है कितने पे 85 पे। मतलब अगर स्टीम का इनलेट टेम्परेचर 90 है तो उस कंडेंसेशन के बाद फाइनल टेम्परेचर कितना है 85 डिग्री सेल्सियस है, ये दिया। ठीक है, द एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ सैचुरेटेड स्टीम एंड कंडेंसेट्स, मतलब वाटर मान लो। ठीक है, कंडेंसेट होकर स्टीम क्या बनाएगी वाटर ही बनाएगी। तो स्टीम का एंथैल्पी दिया हुआ है 2600, दैट इज मान लो HFG दे दिया है 2660 किलो जूल पर केजी, और HF मान लो दे दिया है कितना, दैट इज 375 किलो जूल पर केजी। मतलब ये कंडेंसेशन हो रहा है, अभी तक हम हीट कर रहे थे, अब स्टीम को कहाँ है हम पानी में कन्वर्ट हो रही है। तो हमसे पूछा है रेट ऑफ स्टीम कंडेंसेशन बनाना है, मतलब किस रेट से स्टीम कंडेंसेट बना रही है। ठीक है, ये हमें निकालना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं कि स्टीम हीट लूज कितना कर रही है। मतलब सबसे पहले हमें क्या निकालना है स्टीम का हीट, मतलब जो है वो कितना, जब 90 डिग्री सेल्सियस से जब 85 डिग्री सेल्सियस पे जा रही है तो कितना एनर्जी लूज कर रही है। तो Q निकाल लेते हैं। तो वो Q मेरे पास कितना है, मैं सीधा सीधी क्या बोलता हूँ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था AU डेल्टा T। ठीक है, अब एरिया मेरे पास ट्रांसमिशनल पाइपलाइंस का क्या हो गया, मैं बोल देता हूँ 2 पाई RL इंटू डेल्टा U मान लो इंटू डेल्टा T। ठीक है, तो ये हो गया मान लो 2 पाई R कितना दिया हुआ दोस्तों, देखो R दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, बाकी सारे यूनिट्स मीटर में है तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में। तो ये कितना हो गया 0.01 हो गया, क्योंकि डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो लेंथ R कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इंटू लेंथ है 40 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 0.4 इंटू, देखो अब यहाँ से क्या हो गया यूनिट क्या हो गई, यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पे यूनिट आ गई मेरे पास मीटर स्क्वायर आ गई अभी तक। ठीक है, अब देखते हैं बाकी यहाँ पे क्या बचा, देखो अब यहाँ पे म्यू आ गया, म्यू डेल्टा U क्या है,
दैट इज हीट कैपेसिटी कितनी है 1200 दे रखी है, दैट इज 12000 दैट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री केल्विन इनटू टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर क्या है केल्विन में है और मेरे पास सेल्सियस है, तो देखो इसमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे और 85 को भी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो दोनों में देखो 273 ऐड करना पड़ेगा, फिर माइनस कर देना पड़ेगा, तो चेंज कितना आ रहा है 5 का ही आ रहा है, तो मैं 5 केल्विन ही इसको बोल सकता हूँ। तो केल्विन केल्विन मीटर स्क्वायर कट गया, तो मेरे पास क्यू एक तरीके से मान लो कितना आ गया, ये वॉट में आ गया, कितना आ गया चेक करो, दैट इज 2 इंटू शिफ्ट पाई इंटू 0.01 इंटू 0.4 इंटू 12000 इंटू 5, तो ये क्या आ गया 1507.96 वॉट आ गया। और मुझे एक बात क्या पता है कि 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1507.96 जूल पर सेकेंड भी इसको लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये अमाउंट ऑफ हीट लॉस हुआ है। अब देखो समझना, अगर इतना क्वांटिटी ऑफ हीट लॉस हुआ है तो ये हीट लॉस होके कहाँ जाएगा, स्टीम इतनी ही क्वांटिटी हीट लॉस करके पानी बना रही है, क्या बना रही है पानी बना रही है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो हीट लॉस यहाँ पे हो रहा है, तो हीट लॉस बाय स्टीम में अगर बोलूं तो वो क्या होगा, वो एक तरीके से HFG जो तुम्हारे पास था माइनस HF हो जाएगा, ये वो क्वांटिटी ऑफ हीट है जो लॉस हो रही है, मतलब ये कितनी हो गई 2660 माइनस ये हो गया 375, दैट इज 375, और ये कितना है किलो जूल पर केजी है, किलो जूल पर केजी है। तो मैंने हीट लॉस जो निकाल ली वो एक तरीके से हो गया 2660 माइनस 375, दैट इज 2285 किलो जूल पर केजी, ये है हीट लॉस। तो यही हीट लॉस जो हो रही है ये इतनी एनर्जी से आ रही है, तो बस दोनों को मुझे क्या करना है बैलेंस करना है। इसको मैं क्या करूंगा m से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो बहुत आसान है, अब मैं बोल देता हूं 15707.96 जूल पर सेकेंड विल बी इक्वल टू रेट ऑफ वाटर कंडेंसेशन या हीट स्टीम कंडेंसेशन, इसको m से डिनोट कर दो, इनटू जो ये हीट लॉस हुई है, तो ये कितना हो गया 2285। अब देखो यहाँ जूल है यहाँ किलो जूल है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या 1000 से, तो ये क्या हो गया जूल पर केजी आ गया, करेक्ट है। हाँ, तो m की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों बताओ, m मेरे पास आ गया, m की वैल्यू आ गई 1507.96, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2285 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो गया मेरे पास 6.6 इंटू 10 की पावर -4 kg पर सेकेंड, ये हो गया अमाउंट ऑफ जो वाटर या स्टीम जो कंडेंसेट कर रहा है वो इतना केजी कर रहा है पर सेकेंड में, ठीक है, पर सेकेंड में। तब बात आती है, मुझे क्या पूछा है केजी पर आवर पूछा है, मतलब कितना रेट कंडेंसेशन पर आवर में, तो पर सेकेंड से पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे 3600 से, तो m मेरे पास कितना आ जाएगा, अगर इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3600 से 6.6 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 3600, तो ये आ गया 2.376 kg पर आवर। मतलब जो स्टीम है वो कितने रेट से कंडेंसेट कर रही है, तो वो है 2.376 kg स्टीम कंडेंसेट कर रही है वाटर में पर आवर। तो ये मेरे पास आ गया क्या आंसर, तो दैट इज 2.376, ये इस रेंज में है, तो मेरा आंसर क्या हो गया सही हो गया। तो ये सवाल देखो बेसिकली क्या कह रहा था,
अभी तक हमने पढ़ा क्या था कि हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे थे। तो अब लेकिन इस सवाल में क्या किया कि स्टीम ऑलरेडी है मेरे पास, उस स्टीम को मुझे क्या करना है, कंडेंसेट कराना है। तो कितनी सीधा सीधा इसमें कंसेप्ट क्या लगता है कि कितनी एनर्जी तुमने सप्लाई की और कितनी एनर्जी तुमको वापस मिली, इन दोनों को बैलेंस करना है, क्योंकि एनर्जी क्या है, हमने लॉस नहीं कर रहे। तो यही चीज़ हो गई हमारे पास। इस तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। तो आज के लेक्चर में जो दोस्तों हमने पढ़ा है, हमने अभी तक कुछ ज़्यादा बातें नहीं करी हैं थर्मल ईओआर के बारे में, लेकिन हम आगे चल के थर्मल ईओआर को और बढ़िया से देखेंगे।